सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो यहाँ पे ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग जो दो पोस्ट्स हैं, स्पेशली वन इज़ फॉरेस्टर एंड अनदर इज़ यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड। तो फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट गार्ड की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो 2016 में सिलेबस आया था तीन पोस्ट के रिगार्डिंग, स्पेशली फॉरेस्टर वर्कर एंड फॉरेस्टर यहाँ पे, देन फॉरेस्ट गार्ड यहाँ पे। तो इन तीनों का जो सिलेबस आया था वो आया था एक टाइप का, क्लियर, जो ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो में मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो इस सिलेबस में क्या था, एक तो इंग्लिश पूछी गई थी, देन यहाँ पे मैथमेटिक्स को रखा गया था, यहाँ पे फिर फिजिक्स को 20 मार्क्स का, केमिस्ट्री को 30 मार्क्स का, एंड यहाँ पे बायो को 50 मार्क्स का रखा गया था, क्लियर। तो स्पेशली ये जो तीन पोस्ट थी ना, इनका एक जैसा सिलेबस था, यहाँ पे जीके इन्वॉल्व नहीं था। एंड अगर हम यहाँ पे इंस्पेक्टर की बात करें तो इंस्पेक्टर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही जो इंस्पेक्टर की पोस्ट है, तो इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए जीके को इंक्लूड किया गया था, हिस्ट्री जियोग्राफी वगैरह, तो उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया था लास्ट टाइम, क्लियर। बट ये जो पोस्ट थी स्पेशली फॉरेस्ट गार्ड एंड फॉरेस्टर, तो इनमें इस खाली रखा गया था यहाँ पे साइंस के तीन सब्जेक्ट्स को एंड मैथमेटिक्स, मैथ एंड यहाँ पे इंग्लिश को। तो 2016 की बात है। तो इसमें से यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था। तो यहाँ पे हम फॉरेस्ट गार्ड के पेपर की ही बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड एंड फॉरेस्टर का एक जैसा सिलेबस रखा गया था, क्लियर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फिजिक्स की बात हम यहाँ पे पहले करेंगे। फिजिक्स में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इनको हम देखेंगे। केमिस्ट्री में 30 एंड बायो में 50। तो देखिए, जब भी आपका ऑफिशियल सिलेबस आएगा, अभी ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है, तो जो भी होगा, चाहे इसमें अब जीके भी इंक्लूड हो या फिर कंप्यूटर इंक्लूड हो, जो भी होगा, बट साइंस जो होगा वो अच्छी वेटेज कैरी करेगा। एंड जितना भी होगा हमसे वो आपके लिए हम लाएंगे। स्पेशली जो भी आपका साइंस होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड जो इन्वायरमेंटल पोर्शन है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पोर्शन, वो भी हम आपको कंप्लीट कराएंगे। ऑलरेडी हमने चैनल पे अपलोड किए हैं वीडियोस। तो जितना भी अपडेटेड रहेगा, जो भी अपडेट हमें लगेगा कि हमें अपडेट करना होगा इन टॉपिक्स में, तो वो हम आपके लिए लाएंगे, क्लियर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी फ्यूल। तो देखिए यहाँ पे फ्यूल्स के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे खाली जो सिलेबस रखा गया था, तो ये सिलेबस था 10th क्लास का, क्लियर। जो भी फिजिक्स यहाँ पे पूछी गई थी, तो ये पूछी गई थी 10th क्लास की, क्लियर। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी फ्यूल। तो सेकेंडरी फ्यूल के बारे में आपसे पूछ रहा है। दो टाइप के फ्यूल होते हैं, वन इज प्राइमरी फ्यूल एंड अनदर इज सेकेंडरी फ्यूल। जो प्राइमरी फ्यूल होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये होते हैं ओरिजिनल फ्यूल्स, क्लियर, ये होते हैं ओरिजिनल फ्यूल्स। एंड जो सेकेंडरी फ्यूल होते हैं, इनको हम डिराइव करते हैं किनसे, जो प्राइमरी फ्यूल होते हैं, क्लियर। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे कोल, इट्स ए प्राइमरी फ्यूल, देन क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, क्योंकि ये तीनों क्या होते हैं, ये होते हैं ओरिजिनल फ्यूल्स। एंड अगर हम गैसोलीन की बात करें, तो ये होता है एक सेकेंडरी फ्यूल, क्योंकि ये होता है डिराइव्ड फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, two resistors of 12 ohm and 12 ohm are connected in parallel, what is the resistance of combination। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि दो रेजिस्टर्स हैं, दोनों को किस कॉम्बिनेशन में रखा गया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। वन इज 12 ओम एंड अनदर इज आल्सो 12 ओम। तो आपसे पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विल बी। तो वी नो दैट जो जब भी रजिस्टर्स को किस में लिया जाता है, पैरेलल में, तो उनको क्या किया जाता है, उनका यहाँ पे 1/r इक्विवेलेंट लिया जाता है, क्लियर। फिर हम निकालते हैं r इक्विवेलेंट। तो देखिए, यहाँ पे 1/r1 प्लस 1/r2 यानी कि 1/12 प्लस 1/12, क्लियर। तो ये निकल के आएगा हमारे पास यहाँ पे 2/12। तो क्योंकि 1 एंड 1 हो गया 2, यहाँ पे 12 दोनों का कॉमन है, तो 2/12, तो ये बनेगा 1/6। बट 1/6 निकला हमारे पास आर इक्विवेलेंट। अगर हम आर इक्विवेलेंट निकालें तो ये निकलेगा हमारे पास 6 ओम। तो 6 ओम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा, क्लियर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स आई लेंस इज कॉन्ट्रैक्टेड एंड सिक्यूर्ड इन ए मोर कन्वेक्स शेप बाय। तो ये किसके कारण होता है कि आई लेंस जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, या फिर ये कन्वेक्स शेप में बनती है, क्लियर। या फिर अगर हम बात करें जो लेंस होती है वो थिकर बनती है, तो ये होता है मेनली के कारण सिलेरी मसल्स के कारण, क्लियर। ह्यूमन आई से टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 10 सेंटीमीटर देन इट्स फोकल लेंथ विल बी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया है स्फेरिकल मिरर का, ये तो ना आपको यहाँ पे कन्वेक्स मेंशन कर रहा है या फिर कॉनकेव, क्लियर। तो आपको सिंपली एक स्फेरिकल मिरर लेना होगा। लेट मी टेक यहाँ पे कनकेव मिरर लेता हूँ, क्लियर। ये हो गया एफ यहाँ पे,
ये हो गया सी यहाँ पे, ये हो गया पी, यानी कि पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड ये जो डिस्टेंस होती है फ्रॉम पी टू सी, इट इज़ कॉल्ड आर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड ये जो डिस्टेंस होती है फ्रॉम पोल टू फोकस, इसको हम बोलते हैं एफ, यानी कि फोकल लेंथ। क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो आर होगा दैट विल बी 2 टाइम्स एफ, यानी कि आर होगा ट्वाइस एफ। और एफ की अगर हम बात करें, एफ होगा आर अपॉन 2। क्लियर। तो आर कितना दिया गया है 10, तो 10/2 हो गया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि देखिए द नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिक आई इज़ 1 मीटर। तो हाइपरमेट्रोपिया आपको दिया गया है यहाँ पे, एंड ये बोल रहा है कि नियरर पॉइंट जो है इट इज़ 1 मीटर। एंड एक्चुअली ये क्या आपको गिवन है, ये आपको यहाँ पे इमेज डिस्टेंस गिवन दी गई है। द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। तो ये जो हाइपरमेट्रोपिया है ना, इसको हमें करेक्ट करना है, तो पावर ऑफ लेंस कितना, पावर ऑफ लेंस की रिक्वायरमेंट कितनी है हमारे पास। क्लियर। तो बिफोर नोइंग पावर ऑफ लेंस वी शुड बी एबल टू फाइंड फोकल लेंथ। तो हमें फोकल लेंथ पता होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे पावर ऑफ लेंस को निकाल पाएंगे, क्योंकि जो पावर ऑफ लेंस होती है उसकी रिलेशन होती है खाली एक पैरामीटर के साथ, एंड दैट इज़ फोकल लेंथ। क्लियर। तो देखिए वी नो दैट जो हमारे पास नॉर्मल विजन होता है, क्लियर, नॉर्मल विजन, या फिर अगर आपने पावर ऑफ एकोमोडेशन पढ़ा होगा तो वो होता है 25 सेंटीमीटर्स। क्लियर, फॉर नॉर्मल आई। तो ये जो 25 सेंटीमीटर्स है ना, ये हम लेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, एंड इसको मैं लूँगा यहाँ पे माइनस में, क्योंकि जो साइन कन्वेंशंस होते हैं पोल के लेफ्ट में या फिर ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में जितनी भी डिस्टेंस होती हैं उनको हमें नेगेटिव लेना होता है। क्लियर। तो u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। अब हमें दिया गया है यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिक आई, तो ये जो हमारे पास गिवन है इट इज़ अगेन गिवन यहाँ पे क्या v, यानी कि इमेज डिस्टेंस। एंड कितना दिया गया है यहाँ पे 1 मीटर, इसको हम लेंगे नेगेटिव क्योंकि ये है हाइपरमेट्रोपिक आई। क्लियर। तो यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पे मेनली इन्वॉल्व होंगी वर्चुअल इमेज। क्लियर। तो -1 मीटर, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे -100 सेंटीमीटर, क्योंकि वी नो दैट कि जो 1 मीटर होता है दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास u भी है v भी है। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे किसको, यहाँ पे लेंस फार्मूला को, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो देखिए हमें निकालना है f यहाँ से, फिर हम यहाँ पे पावर ऑफ लेंस को निकाल पाएंगे। तो 1/v, तो देखिए 1/v, v कितना है हमारे पास यहाँ पे -100, माइनस यहाँ पे अगेन u कितना यहाँ पे -25 इक्वल टू 1/f। और आई कैन राइट जो 1/f होगा तो ये बनेगा -100, यहाँ पे माइनस एंड माइनस हो गया प्लस 1/25। अब देखिए ये बनेगा यहाँ पे -25, यहाँ पे 100 इंटू 1 होगा 100 डिवाइड बाय यहाँ पे 100 इंटू 25। क्लियर। तो -25 एंड प्लस 100, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा +75। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 100 इंटू 25। क्लियर। लेट मी चेंज दी पेन कलर। तो देखिए अब 25 1 ज़ार 25, 25 3 ज़ार हो गया 75, तो ये निकल के आया 3/100। क्लियर। ये क्या निकला, ये निकला हमारे पास 1/f। क्लियर। 1/f हमारे पास निकला है 3/100। क्लियर। 3/100। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे f निकालूँ तो f क्या निकलेगा 100/3। क्लियर। और आई कैन से वो निकलेगा 33.33 प्लस में, ये हमने निकाला f यहाँ पे। बट हमें निकालना क्या है, पावर ऑफ लेंस। तो वी ऑल नो दैट जो p होगा वो होगा, बट ये जो वैल्यू है ना ये है सेंटीमीटर्स में। जो p होता है दैट इज़ 1/f, कब, मीटर्स में या फिर डायोटर्स में। और हम बोले यहाँ पे 100/f, कब, सेंटीमीटर्स में, क्योंकि हमने जो वैल्यू निकाली है इट इज़ इन सेंटीमीटर्स। तो 100/f, f कितना 33.33, तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 3, एंड ये आएगा 3 डायोप्टर यहाँ पे प्लस में। तो जो पावर निकला यहाँ पे दैट इज़ +3 डायोप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऑप्शन की बात करें हम यहाँ पे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्लियर। देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, पहले हमने u लिया, फिर v, फिर यहाँ पे लेंस फार्मूला पुट की, यहाँ पे f का वैल्यू निकाला, फिर हमने यहाँ पे p का वैल्यू निकाला। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर। ये है एक मीडियम यहाँ पे, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी
5.8 into 10⁻14 हर्ट्ज इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड इतना इन ए मटीरियल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन ईयर। तो लेट ये बाहर एक टाइप का मटेरियल है, रिफ्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ये है अंदर ईयर। तो यहाँ पे लाइट आई, ये यूँ ट्रैवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो एक मीडियम में इसका न्यू का वैल्यू दिया गया है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का 5.8 इंटू 10⁻14 एंड वी वेलोसिटी भी दी गई है। तो हमें पूछ रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन ईयर, जब ये दूसरे मीडियम में आएगी तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। अगर आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, क्लियर, मैंने अच्छे से पढ़ाया है अपने वीडियोज़ में भी, तो ज्यूरिंग रिफ्रैक्शन, अगर हम पहले हम रिफ्लेक्शन की बात करें, तो रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्शन में तीन चीज़ें चेंज होती है, क्लियर, रिफ्लेक्शन में तीन चीज़ें चेंज होती है। एक तो चेंज होती है फ्रीक्वेंसी, क्लियर, अच्छा चेंज नहीं, रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। एक तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, जो दूसरा पैरामीटर कांस्टेंट रहेगा दैट विल बी वेलोसिटी, एंड जो तीसरा पैरामीटर कांस्टेंट रहेगा दैट इज़ वेवलेंथ। तो तीन पैरामीटर रिफ्लेक्शन में कांस्टेंट रहते हैं, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेवलेंथ, क्लियर, जब भी रिफ्लेक्शन होती है यूँ, क्लियर। एंड रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन भी लाइट की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है बट एक ही मीडियम में होती है। रिफ्रैक्शन में क्या होती है, लाइट की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती है बट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन में आपको याद रखना होगा जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है, जो वेवलेंथ है वो चेंज होती है, खाली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। तो रिफ्लेक्शन में तीन पैरामीटर कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेवलेंथ, बट रिफ्रैक्शन में खाली एक पैरामीटर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, बाकी दो चेंज। तो यहाँ पे जितनी फ्रीक्वेंसी से लाइट आई थी उतनी ही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रहेगी, 5.8 इंटू 10⁻14 करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए लाइट रे विल रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉर ए स्फेरिकल मिरर व्हेन इट पास थ्रू, क्लियर। तो ये हमारे पास यहाँ पे कोई मिरर, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे फोक्स, क्लियर, ये होता है फोक्स हमारे पास। अनदर इज यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा है पोल। तो इनके थ्रू, फोक्स के थ्रू जब भी रे आती है तो वो जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जब भी रे आती है तो वो वापस जाती है, क्लियर, रिट्रेस करती है इट्स पाथ को। ए लाइट रे विल रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉर ए स्फेरिकल मिरर व्हेन इट पास थ्रू। तो जब भी रे आएगी किसके थ्रू, यहाँ पे पोल के थ्रू, ये रूल्स होते हैं, क्लियर। अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है पोल। यहाँ पे जब भी रे आएगी किसके थ्रू, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, तो ये अपनी पाथ को रिट्रेस करती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट, a combination of resistors has 3 resistors in series. 4 such sets are connected in parallel. If each resistor is 4 ohm, total resistance of the combination is. तो देखिए अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पे इसको हम देखते हैं ये क्या बोल रहा है। पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा। ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हैज़ 3 रेजिस्टर्स इन सीरीज। तो 3 रेजिस्टर हैं हमारे पास, तीनों क्या हैं सीरीज़ में, एंड यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस दी गई है एक रेजिस्टर की दैट इज़ 4, तो 4 4 4। तो अगर हम इनका इक्विवेलेंट निकालें तो वो निकल के आएगा 12, क्योंकि आर इक्विवेलेंट सीरीज़ में डायरेक्टली एडअप किया जाता है। अब ये बोल रहा है कि 4 सच सेट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इनको हमने क्या किया है, इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, क्लियर। अब देखिए 4 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 4, और आई कैन राइट इन टोटल इनका जो एक ही अपन यहाँ पे लिख सकता था, यहाँ पे 12 12 12 12, क्लियर। तो देखिए ऐसे यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन दी गई, हमें बोल रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पे। तो देखिए इन तीनों की क्या होगी, इन तीनों की यहाँ पे 12 होगी, इन तीनों की 12 होगी, इन तीनों की यहाँ पे 12 होगी, एंड ये जो लास्ट वाले 3 हैं इनकी 12। तो यहाँ पे जो 4 रजिस्टर्स हमारे पास बनते हैं इनकी 12 12 होगी। तो ये तीनों हैं यहाँ पे किस में, पैरेलल में, तो 1/R इक्विवेलेंट निकलेगा 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, क्लियर। तो वो कितना होगा, वो होगा 4/12, 4/12, 4 1 4 4 3 तो वो हो गया 1/3। तो ये बना 1/R इक्विवेलेंट। तो अगर हम R इक्विवेलेंट निकालें तो वो बनेगा 3 ओम। तो 3 ओम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट, द नॉर्मल लॉस ऑफ नियर
फोकसिंग एबिलिटी दैट ओकर्स विथ एजिंग। तो एजिंग की बात होती है, तो जब भी एजिंग की बात होती है तो जो भी डिफेक्ट होता है आई में दैट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। क्लियर। विच रेडिएशन ऑफ सनलाइट इज यूज्ड इन हीटिंग ऑफ ए सोलर कुकर। तो सोलर कुकर की बात होती है यहाँ पे। सोलर कुकर की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है एक्चुअली किसमें, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, क्लियर, डिफरेंट वेव्स होती हैं, क्लियर, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, एक्स रेज, तो उनकी डिफरेंट एप्लीकेशन होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में उनको पढ़ाया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि सोलर कुकर में किसकी एप्लीकेशन होती है। क्लियर। तो सोर्स ऑफ एनर्जी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो डायरेक्ट ऑप्शन रहेगा इंफ्रारेड रेज। क्लियर। तो सोलर कुकर्स में इनका उपयोग होता है किनका, इंफ्रारेड रेज का। अगर आपसे एक तो हो गया सोलर कुकर, दूसरा हो गया इंफ्रारेड का, कहाँ पे, ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर आपसे पूछा जाए तो वहाँ पे भी इंफ्रारेड रेज रहेंगी। अगर आपसे पूछा जाएगा नाइट विजन इक्विपमेंट्स तो वहाँ पे भी इंफ्रारेड रेज होती हैं। एंड एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो सोलर कुकर्स होते हैं इनमें कौन सा मिरर यहाँ पे यूज़ होता है, एंड दैट इज़ ए कन्वेक्स मिरर। तो इस टाइप से आपके ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एंड हर एक क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने कराया है। अगर मैंने ऑलरेडी फिजिक्स को ऑलमोस्ट 32 लेक्चर्स में अपनी चैनल पे कराया है एंड जितना भी मुझे लगेगा आगे जाकर अगर अपडेट करना होगा आई विल अपडेट दैट। क्लियर। नेक्स्ट, द नेगेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज। तो मैग्निफिकेशन की बात होती है तो मैग्निफिकेशन होती है H2/H1। क्लियर। तो H2/H1 यानी कि H2 क्या होता है, H2 हम लेते हैं हाइट ऑफ इमेज, H1 होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होती है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर। तो मैग्निफिकेशन किस पे डिपेंड करती है, तो ये टोटली डिपेंड करती है H2 क्या साइन कैरी करता है, प्लस या फिर माइनस। क्लियर। अगर हम बात करें इसमें जब भी इमेज जो होती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है, जब भी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है तो जो मैग्निफिकेशन होती है दैट इज़ नेगेटिव। तो ये किसके लिए होता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। क्लियर। एंड प्लस किसके लिए होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स इज कॉल्ड। तो ये होती है एक प्रिज्म, यहाँ से आती है वाइट लाइट। क्लियर। इसको ओरिजिनली इधर जाना होता है बट ये यूं जाती है डिफरेंट कलर्स में। यहाँ पे 7 कलर्स निकल के आते हैं। विबगायर अगर आपने पढ़ा होता है तो ये होता है एंगल ऑफ डिविएशन, इसको हम कैलकुलेट करते हैं बट वो हमें यहाँ पे निकालना नहीं है। तो ये बोल रहा है ये किस फिनोमेना में ऑकर करता है, तो इट इज़ कॉल्ड डिस्पर्शन। क्लियर। तो ये होता है डिस्पर्शन। डिविएशन देखिए, डिविएशन भी नहीं रहेगा, डिविएशन ये एंगल होता है। क्लियर। स्कैटरिंग भी नहीं होता है क्योंकि स्कैटरिंग में क्या होता है, स्कैटरिंग में डिविएशन होती है, जो लाइट होती है वो डिविएट करती है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। क्लियर। किन की वजह से, डिफरेंट पार्टिकल्स की वजह से। एंड रिफ्लेक्शन यू ऑल नो दैट क्या होता है। नेक्स्ट, द पावर ऑफ लेंस इज +2, यहाँ पे +2.5 डायोमीटर। द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस रेस्पेक्टिवली आर। क्लियर। तो पहला ही जो ऑप्शन यहाँ पे आप निकाल सकते थे, क्लियर, या फिर एलिमिनेट कर सकते थे। तो देखिए आपको गिवन है कि पावर ऑफ लेंस जो है दैट इज़ +2.5 डायोमीटर। तो जब भी पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव में होगा तो वो क्या होगी, तो वो होगी कन्वेक्स लेंस। क्लियर। तो कन्वेक्स लेंस के लिए जो पावर ऑफ लेंस होता है दैट इज़ पॉजिटिव, कनकेव के लिए नेगेटिव। तो देखिए पहले हम इनको एलिमिनेट करते हैं, कनकेव नहीं आएगा। क्लियर। तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा इट विल बी 1 एंड C। क्लियर। ये 1 एंड D, या फिर 1 होगा या फिर D होगा। क्लियर ना। पावर ऑफ लेंस कितना दिया गया है यहाँ पे +2.5 डायोमीटर, बट जो ऑप्शंस हैं वो सेंटीमीटर्स में है। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है दैट इज़ 100/F, सेंटीमीटर्स की अगर हम बात करें। क्लियर। सेंटीमीटर्स की। तो अगर मीटर्स की बात करें दैट इज़ 1/F। तो F कितना होगा, और आई कैन राइट जो F होगा दैट विल बी 100/P यहाँ पे। तो 100 डिवाइड बाई 2.5। तो 100 डिवाइड बाई 2.5 जब आप करोगे तो 2.5 इंटू 4 हो गया 10, यहाँ पे 0 तो 40। तो देखिए 40 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे कन्वेक्स लेंस। क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में पूछ रहे हैं। तो पहला इनकरेक्ट हमें देखना है, ये है कोई प्लेन मिरर यहाँ पे। द इमेज प्रोड्यूस्ड इज अपराइट। क्लियर। जब भी आप प्लेन मिरर के आगे आओगे जो आपकी इमेज होगी वो अपराइट होगी। क्लियर है बिल्कुल। द इमेज इज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट अपीयर्स। बिल्कुल, जितना ऑब्जेक्ट मिरर के आगे रहेगा उतनी ही दूर यहाँ पे इमेज बनेगी।
क्लियर। द इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये है रॉन्ग यहाँ पे, तो हमारे लिए यही करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट डी देखिए, द इमेज इज अ वर्चुअल इमेज, बिल्कुल वर्चुअल इमेज होती है। तो देखिए डी ऑप्शन बोल रहा है द इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ये रॉन्ग है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आगे आता है इमेज के, तो जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, लेट ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 मीटर, तो जो इमेज बनेगी वो भी बनेगी 2 मीटर यहाँ पे, क्लियर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर डिलीवर्ड बाय अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट इज 10 वाट, व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो देखिए पावर डिलीवर्ड बाय अ बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट, तो EMF क्या होता है, EMF होती है मैक्सिमम वोल्टेज, क्लियर। तो और आई कैन राइट जो V होगा दैट विल बी 10 वोल्ट, यानी कि हमारे पास V दिया गया है एक्चुअल में, क्लियर, वोल्टेज। एंड यहाँ पे 10 वाट, तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है पावर, क्लियर, 10 वाट। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालनी है करंट। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जो P होता है, पावर होता है V/I, क्लियर, वोल्टेज इनटू करंट। जो करंट होगी, करंट क्या होगी, P/V। तो यहाँ पे आपको 10/10 करना होगा, 10/10 यहाँ पे आपके पास 1 आएगा, तो 1 एम्पियर। नेक्स्ट, a geyser is rated 1000 watt 200 volt when connected to 200 volt means the current drawn is। तो यहाँ पे जो रेटिंग दी गई है, तो यह है यहाँ पे रेटिंग, इसको हम बोलते हैं रेटिंग। तो पावर हमें दिया गया है गीजर का, देखिए पावर हमें दिया गया है 1000 वाट, यहाँ पे वोल्टेज दी गई है 200 वोल्ट। ये बोल रहा है कि जब हम इस गीजर को कनेक्ट करेंगे 200 वोल्ट मेंस के साथ, तो कितना करंट ये ड्रा करेगा। इन शॉर्ट अगेन आपको यही फार्मूला लगानी थी, P=VI, I निकलेगा P/V, तो P कितना हो गया 1000 डिवाइड बाई V हो गया 200, ये और ये गया, तो ये निकल के आएगा 5, तो 5 एम्पियर्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी, क्लियर। तो अगर हम इन क्वेश्चन की बात करें तो आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए थी, जितना भी पेपर यहाँ पे पूछा गया था, क्लियर, इन डेप्थ आपको आना चाहिए था, क्लियर। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी, तो एडवांटेज के बारे में पूछ रहा है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँ आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि डिसएडवांटेज बोल रहा है या फिर एडवांटेज बोल रहा है, क्लियर, करेक्ट बोल रहा है या फिर इनकरेक्ट बोल रहा है। एडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी, नो रिकरिंग एक्सपेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ठीक। इट कैन नॉट बी harnessed at places where wind doesn't blow regularly, क्लियर। तो ये इसका डिमेरिट है, क्लियर, ये बोल रहा है एडवांटेज, क्लियर, यानी कि वहाँ पे इसका हम यूज़ कंटिन्यूसली नहीं कर सकते हो जहाँ पे खतरनाक विंड आती हो, क्लियर, उन प्लेस में। इट इज़ नॉट ए डिपेंडेबल सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज समटाइम्स द एयर इज एब्सोल्युटली स्टिल एंड समटाइम्स देयर आर स्टॉर्म्स, क्लियर, कभी स्टॉर्म होगी कभी कुछ और होगा, क्लियर। तो ये भी एक डिसएडवांटेज के बारे में बात कर रहा है। विंड टर्बाइंस आर एक्सपोज टू रेन, सन, स्टॉर्म एंड साइक्लोन एंड रिक्वायर हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस, तो हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस इनमें रिक्वायर होगी। तो ये अगेन यहाँ पे डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं। तो देखिए पहला करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेंस वगैरह होंगे वो कम होंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोगैस इज है The biogas is a type of biofuel that is naturally produced from the decomposition of organic waste. Its main constituents are, तो बायोगैस की अगर हम बात करें तो बायोगैस में एक तो होता है मीथेन, देन कार्बन डाइऑक्साइड होता है, देन यहाँ पे H2S होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इनकी प्रपोर्शन होती है सबसे ज़्यादा मीथेन, देन उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड, देन यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड। बट हमारे पास जो ऑप्शन 2 दिए गए हैं दैट इज़ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड टू, देखिए ये वाला क्वेश्चन, वट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड टू ए 20 ओम रजिस्टर टू गेट एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये बोल रहा है हमारे पास कि हमें R इक्विवेलेंट निकालना है, क्लियर। तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, इधर सीरीज R1 + R2 और यहाँ पे हमारे पास होता है पैरेलल का ऑप्शन 1/R1 + 1/R2। तो ये बोल रहा है कि मुझे जो यहाँ पे R इक्विवेलेंट फिर हमें निकालना है, क्लियर। तो ये बोल रहा है जो R इक्विवेलेंट है ना, इट शुड कम आउट टू गेट एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। तो ये 4 आना चाहिए एंड यहाँ पे ये 4 आना चाहिए, या फिर सीरीज़ में या फिर पैरेलल में। एक रेजिस्टर अगर हमें दिया गया है 20, तो अगर आप सीरीज़, अगर आप अपना दिमाग यहाँ पे लगाएंगे, सीरीज़ में 20 को हम क्या ऐड करें तो वो 4 आएगा। तो जब भी जितने भी ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं 25, 10, 4, 5, जो भी अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू ग्रेटर देन 4 आएगा। तो सीरीज़ कम्बिनेशन में बिल्कुल यहाँ पे नहीं आएगा, क्लियर। तो हमें देखना है पैरेलल कम्बिनेशन में। अब पैरेलल कम्बिनेशन में आपको अगर देखना भी होता तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट जो वैल्यूज़ है ना इनको पुट करना था, क्लियर।
तो 1/r इक्वलेंट आपको निकालना था। 1/r1 कितना दिया गया है यहाँ पे 1/20, एंड जो भी ऑप्शन बाकी है ना इनको आपको यहाँ पे पुट करना था, एंड आपको एक एक करके देखना था कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा आपके लिए। क्लियर? तो देखिए मैं यहाँ पे जो 5 है ना इसको यहाँ पे पुट करता हूँ 1/5। अगर मेरे पास जो आंसर है ना वो 4 निकल के आया तो ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो देखिए ये बनेगा 5 × 1 हो गया 5, 20 × 1 हो गया 20 डिवाइड बाय 20 × 5, तो ये बनेगा 20 + 5 होगा 25 डिवाइड बाय 20 × 5, 5 1 * 5, 5 5 * 20, तो ये निकल के आया 5/20। 5/20 होगा 5 1 * 5, 5 4 * 1/4, ये बना 1/r इक्वलेंट, और जो r इक्वलेंट होगा वो होगा 4। तो जो 5 मैंने यहाँ पे चूज़ किया ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट था। क्लियर? अगर मैं बाकी ऑप्शन भी चूज़ करता यहाँ पे तो हमारे पास 4 जो है ना ये आंसर नहीं निकल आता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इनक्लोजर। तो इनक्लोजर के बारे में बात कर रहा है। एन इनक्लोजर, तो देखिए इनक्लोजर दैट सिट्स atop द विंड टर्बाइन एंड कंटेन्स द गियर बॉक्स। इसमें गियर बॉक्स आएगा, लो स्पीड शाफ्ट आएगा, हाई स्पीड शाफ्ट आएगा, जनरेटर आएगा, कंट्रोलर आएगा, ब्रेक आएगा। तो इस इनक्लोजर को हम क्या बोलते हैं? रोटेटर, यहाँ पे नेसल, देन जनरेटर, कंट्रोलर। तो देखिए तो ये है डायग्राम किसकी? यहाँ पे नेसल की। तो देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है, देखिए इसमें यहाँ पे लो स्पीड शाफ्ट आ रहा है, गियर बॉक्स आ रहा है, देन यहाँ पे जनरेटर आ रहा है। क्लियर? तो जनरेटर आ रहा है, यहाँ पे बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, रोटेटर आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कंबाइनली? इसको हम बोलते हैं नेसल। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहता है तो वो रहता है यहाँ पे नेसल। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे एंड किस टाइप की लेवल रही थी, एंड आगे जाकर भी इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जो भी आपका सिलेबस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम आपको डेप्थ में चीज़ें कवर कराएंगे। तो चलिए मैं अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।